पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, उसका एक एग्जांपल को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है और उसके टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, और डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में क्या अंतर होता है, डिफरेंस उसका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स इन विच the central atom is linked to a number of ions or neutral molecules by coordination bond। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो उसमें जो सेंट्रल मेटल का जो आयन रहता है वो एक आयन से या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है, जो कि एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। हमको पता है कि हर एक एलिमेंट का एटम चाहता है कि वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, जिसकी नोबल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो, और वो या तो दो तरीके से कर सकता है, या तो एटम लेके या एटम त्याग के। तो इसमें जो सेंट्रल एटम है, वो मेटल का जो एटम है वो आयन से या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू एटम लेता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता ही कब है? उसकी शर्त ही ये होती है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जब बनेगा जब किसी के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और किसी को एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हो, तब उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन सकता है। ये हमने क्लास 11 में पढ़ा है। कौन सा चैप्टर था? वो चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग। अब इसका जब हम एग्जांपल देखते हैं तो ये एक आप मॉलिक्यूल ये आप एक कंपाउंड देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 आयन। आप इसके नाम पे ना जाएं, आप नाम देख के डरिए मत कि ये क्या लिख रहे हैं कि हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 आयन। इसको हम इसका एग्जाम में आगे तो नाम कैसे लिखेंगे, क्या इसका नाम कैसे करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर हम आगे जाके पढ़ेंगे, और इसका नाम कैसे आए, इसके रूल्स वगैरह सब पढ़ेंगे। इसके लिए मैं आपकी सहूलियत के लिए अभी सिर्फ मैं पढ़ूंगा कि कोबाल्ट NH3 का होल 6 टोटल चार्ज 3 पॉजिटिव। जब हम कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे अपन, इसका सिर्फ बेसिक नॉलेज अभी देखेंगे, इसका कारण क्या है, इसको होता कैसा है, ये हम आगे जाके देखेंगे। जब हम कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो है लास्ट सेकंड ऑर्बिटल का, तो वो होता है 3d7 4s2। क्या होता है? 3d7 4s2 मतलब लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम NH3 में देखते हैं, सबको मालूम है कि NH3 में जो N है उसके पास लास्ट में 5, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो उसके 3 इलेक्ट्रॉन है वो एक एक बॉन्ड बना लेते हैं हाइड्रोजन से। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो जो लोन पेयर है, मतलब ये एक सिचुएशन प्रूव कर रहा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की, कि वो एक मॉलिक्यूल या आयन होना चाहिए जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जो कि NH3 में NH3 के N के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट को यहाँ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हमें भी मालूम है कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की एक सिचुएशन दोनों में है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्यों बनना चाहिए वो हमें पता है, और उस सिचुएशन को ये दोनों प्रूव कर रहे हैं। जब हम देखते हैं तो ये 6 जो NH3 एक कंपाउंड है, उसके NH3 कंपाउंड के 6 मॉलिक्यूल कोबाल्ट के साथ जुड़ रहे हैं। जब न्यूट्रल स्टेट में हम कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये हम सब देख रहे हैं कि ये जो कोबाल्ट है उसमें 3d7 4s2 है, मतलब D के जो डी जनरेट ऑर्बिटल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स, पहले में 2, दूसरे में 2, और एक एक लास्ट के 3 में, और S में 2, 4s में 2 और 4p पूरा खाली है। जब हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हेक्साएमीन कोबाल्ट +3 आयन, या आपके लिए आसानी सहूलियत के लिए मैं बोल रहा हूं कोबाल्ट NH3 होल 6 और उसका चार्ज है +3। जब हम निकालेंगे कोबाल्ट का
तो हमें पता है कि NH3 का कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता, क्योंकि वो एक न्यूट्रल है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है। इस वजह से जो कोबाल्ट है उसका जो टोटल चार्ज की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपने पिछले साल रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। तो जब हम तो हमें इससे प्राप्त हो गया, क्या ज्ञात हुआ कि CO3 कोबाल्ट +3 आयन है इस मॉलिक्यूल, इस कंपाउंड में CO+3 आयन है। अब CO+3 है मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो उसने कौन से 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े? जो 4s ऑर्बिटल में 2 थे और एक जो 3d का लास्ट वाले ऑर्बिटल में थे। तो जो उसने 3 ऑर्बिटल निकाल दिए तो उसके पास 4s में तो कुछ बचा ही नहीं, 3d में बचे 6। तो जो एक एक सिंगल बचे थे वो कंबाइन हो रहे। अब ये कंबाइन क्यों हो रहे हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, कि जब वो हम बीबीटी पढ़ेंगे या वर्नियर्स थ्योरी पढ़ेंगे या CFT क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे कि जो 3D में जो दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन थे अलग अलग ऑर्बिटल में, डी जर्नेट ऑर्बिटल में 3D के, वो कंबाइन क्यों हो गए। अब इसमें हमको पता है कि NH3 जो के मॉलिक्यूल हैं वो 6 जुड़े हैं, मतलब हर एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन देगा। तो जो 6 हैं, 6 मॉलिक्यूल है तो वो 12 देंगे। अब 12 देंगे तो उसके लिए 6 ऑर्बिटल खाली होनी चाहिए। अब खाली होनी चाहिए तो जो 3D का जो लास्ट के 2 ऑर्बिटल है उसमें 2 आ जाएंगे, 4s में 1 आ जाएगा और 4p में 3 आ जाएंगे। अब इसी के कारण जो हम इसकी हाइब्रिड लिखेंगे वो लिखेंगे D2sp3। D2sp3 ये हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, हमने क्लास 11 में पढ़ा है। हम फिर से आपको बता दे रहे हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों D2sp3 हाइब्रिडाइज क्यों हुआ। क्योंकि इसकी नॉर्मल स्टेट तो ये थी, इसमें कोबाल्ट की जब नॉर्मल स्टेट देख रहे थे तो 3d7 और 4s2 थी, इसमें कोई बाहर के इलेक्ट्रॉन किसी के जुड़े नहीं थे। पर जब इसने अमोनिया से कंबाइन किया तो वो उसने अपने लास्ट के से कंबाइन किया तो उसने अपने लास्ट के 6 ऑर्बिटल उसके लिए फ्री कर दिए, कि वो अपने हर एक अमोनिया मॉलिक्यूल अपने 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के वो दे दे। तो डी के 2 खाली हुए, एस का 1 और पी के तो खाली थे, तो इसलिए इसके हाइब्रिड हो गई D2sp3। अब जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसे बोलते हैं इसकी बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है? अ ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डीलिंग विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करती है उसे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। इसका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए बस। इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिलेशन नहीं है, पर आपको कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हो, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स पढ़ रहे हो, तो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री क्या है इसकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस या टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, एक केटायनिक, एक एनायनिक और एक न्यूट्रल। केटायनिक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं इसमें जिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे +3 चार्ज, इसको आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखें केटायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब केटायन पे प्लस चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज होता है। तो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिस पे प्लस चार्ज हो वो कॉम्प्लेक्स केटायनिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अब इसी तरीके से मैं आपको एनायनिक बताता हूँ। एनायनिक वो एनायंस मतलब नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीसीज जो नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं, उस स्पीसीज को एनायनिक स्पीसीज कहते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं उसे एनायनिक है। आपने केटायनिक के ऊपर देख लिया होगा, स्क्रीन पे एग्जांपल दिख रहे होंगे, और उसी तरह एनायनिक के भी एग्जांपल दिख रहे होंगे। मैं आपको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ओरिजिनल नोमेनक्लेचर के हिसाब से मुझे नाम पता है, पर आप डर जाओगे, अभी उस पर डरने की जरूरत नहीं। और लास्ट है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है? जिस पर कोई चार्ज नहीं हो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना किसी को उसको कर्ज ना उसको किसी को कर्ज देने की टेंशन है ना कर्ज लेने की टेंशन है। अब हम पढ़ेंगे डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्सेस में अंतर क्या है।
तो हम पहले डबल सॉल्ट देखेंगे। डबल सॉल्ट क्या होता है? डबल सॉल्ट फॉर्म करता है दो या दो से अधिक कंपाउंड के किसी फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करने से। दो या दो से अधिक कंपाउंड्स के किसी फिक्स्ड रेशियो में, ये मॉलिक्यूलर एडिशन होता है किसी कंपाउंड का। जैसे दो कंपाउंड है, तो जैसे दो कंपाउंड है, एक ए और एक बी, तो इसका एक मॉलिक्यूल और इसका एक मॉलिक्यूल कंबाइन हुआ तो डबल सॉल्ट बनता है। ठीक, मतलब एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करता है और इसके मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं कंपाउंड्स के। पर ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस से कैसे अलग है, ये मेन बात है। और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, आपको एक मैं चीज बता देता हूं कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से जब हम पानी में डालते हैं तो वो अगर उसके साथ कोई आयन जुड़ा है तो वो निकल जाएगा, पर वो उसका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नहीं टूटेगा, वो पूरी तरीके से आयन में डिसोसिएट नहीं होता है। जैसा हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ, फिर आगे जाके हम अगले लेक्चर्स में कुछ देखेंगे कि उसके डेफिनेशंस क्या है और वो होता क्या है। कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है जिसके अंदर आप एक कंपाउंड देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन, इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ये पानी पे डालने पे आयंस में टूटता नहीं है। पर डबल सॉल्ट जो होता है वो पानी में डालने पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। कैसे? अब हम देखते हैं। जैसे जो आपको सबको आपने घर में फिटकरी देखी होगी। जो फिटकरी का सूत्र है, फिटकरी का फॉर्मूला है, इसको हम पोटाश एलम बोलते हैं। ये है पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और उसके साथ 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O जुड़ा है। उसी प्रकार से जो पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ ये 6 मॉलिक्यूल H2O के जुड़े हैं। ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहलाते हैं। जब हम इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये पूरी तरीके से आयंस में टूट जाते हैं। इसमें जब हम पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और 6H2O वाले फॉर्मूले में देखते हैं तो हमारे पास कितने प्रकार के आयंस मिलते हैं ये देखते हैं। पोटेशियम एक आयन टूट सकता है, क्लोरीन आयन टूट सकता है, मैग्नीशियम आयन टूट सकता है और मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन जुड़ा है जो कि पोटेशियम के साथ भी जुड़ा था। मतलब कुल मिला के ये दो तो एक ही प्रकार के हैं, तो कुल मिला के 3 प्रकार के आयंस में ये टूट सकता है, जो कि हम यहाँ आगे देख ही रहे हैं कि ये पोटेशियम आयन, ये मैग्नीशियम और एक ये क्लोरीन आयन है। उसी प्रकार से ये मोहर सॉल्ट है, इसमें है FeSO4.NH4 2SO4.6H2, ये भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है। ये भी जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जब Fe2 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव प्लस 6H2O में टूट जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि डबल सॉल्ट की जो प्रॉपर्टी है कि जब वो पानी में डिसॉल्व हम करते हैं उसको, तो वो पूरी तरीके से टूट जाता है अपने आयंस में। अब कॉम्प्लेक्सेस में ऐसा नहीं होता, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये बनते हैं उसी प्रकार से जिस प्रकार से डबल सॉल्ट बनते हैं, पर ये डिसॉल्व होने पर वाटर में डिसोसिएट नहीं होते हैं कंप्लीटली। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं K4FeCN6, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये पोटेशियम आयन देगा, पर जो FeCN6 है वो नहीं टूटेगा क्योंकि ये एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसको हम डिटेल में आगे लेक्चर्स में देखेंगे, पर आपको मैंने समझा ही दिया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। इसको डेफिनेशन के थ्रू थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसको टूटना चाहिए था Fe2+ और Cn नेगेटिव आयन में, पर ये टूटा नहीं क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं टूटता। यही दोनों डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्सेस के बीच में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बीच में मेन डिफरेंस तो यही